बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल का पूरा क्षेत्र कंपनी के नियंत्रण में आ गया। कंपनी ने बंगाल को अपने बाप की जागीर समझा और बंगाल की ज़मीन और बंगाल के लोगों के साथ वैसा व्यवहार किया जैसा उसके लिए आर्थिक लाभ के लिए उसने उचित समझा। बंगाल अब विदेशी ताकतों के रहमो करम पर आर्थिक शोषण का एक दौर देख रहा था। बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक नई प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जिसे इतिहासकारों ने नाम दिया है द्वैध शासन, डीआरसी। बंगाल में द्वैध शासन। अच्छा, बंगाल में द्वैध शासन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि ये था क्या, क्यों था, परिणाम क्या हुआ। मुगल काल के दौरान हमारे यहां दो तरह के अधिकारी होते थे। एक अधिकारी जो दीवानी मामले देखता था, दीवानी मतलब रेवेन्यू, ठीक है। दीवानी के जो मामले देखता था, खास तौर पे वो अधिकारी दीवान कहलाता था। और एक होता था सूबेदार। सूबेदार वो व्यक्ति था जो प्रशासनिक मामलों को देखता था, ठीक। तो अच्छा, दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल रखते थे। एक का काम रेवेन्यू वसूलना था, एक का काम एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सेना की देखरेख करना, वो सब चीज़ें। और दीवानी वाला जो था, रेवेन्यू वाला, वो सिर्फ फाइनेंशियल जो है टैक्सेस कलेक्ट करता था। और दोनों का अपना अपना काम था, दोनों मुगल सल्तनत के अधीन काम करते थे। अंग्रेज आए, बक्सर का युद्ध जीता। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया। यानी अब रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? अंग्रेज करेगा। ये हुआ था, ठीक। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हम सीधा बंगाल से निजामत अधिकार भी ले लेते हैं, मतलब निजामत मतलब प्रशासन का। मगर उन्होंने क्या किया कि प्रशासन का अधिकार अभी थोड़ा बंगाल के नवाब के पास ही रहने दिया। बाद में वो उसको भी छीन लेते हैं। बंगाल के नवाब को कुछ पैसा दे देते हैं और बोलते हैं अब तू घर बैठ जा। मगर द्वैध शासन की कहानी क्या है कि द्वैध शासन मतलब, अच्छा, इसका जनक जो है लियोनिन कॉर्टिस को कहा जाता है। इसमें यह था कि प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ना करके, यानी आपके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि आपका प्रशासन है तो मतलब अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। कुल मिलाकर बात यह, आज भैया राज्य सरकार प्रशासन चलाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है, वो विधानसभा में जवाब देता है हर चीज़ के लिए। मगर सरकार जब ऐसी हो जो कंट्रोल तो रखे अपने हाथ में मगर अकाउंटेबिलिटी न रखे, तो बंगाल में क्या किया अंग्रेजों ने कि उन्होंने रेवेन्यू राइट ले लिया और प्रशासन, निजामत के अधिकार नवाब को दिए। तो प्रशासन तो बंगाल का नवाब ही देख रहा है, निजामत के अधिकार तो इसी के पास में है, इसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसी को जो है डेवलपमेंट का काम करना है, ये सब चीज़ें। मगर राजस्व यानी जो टैक्सेस हैं वो कौन कलेक्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जिस व्यक्ति के पास में प्रशासन का भार है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास में जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। मान लो कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो नवाब को ठहराएंगे जिम्मेदार, मगर नवाब सुधारे कैसे? पैसा तो उसके पास है ही नहीं। तो इस तरह का एक ही जनता पर दो सरकारों द्वारा किए जाने वाला शासन द्वैध शासन था। एक निजामत का काम कोई और करेगा, रेवेन्यू का काम कोई और करेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि यार जब अंग्रेजों ने जीत लिया था बक्सर का युद्ध तो फिर उन्होंने डायरेक्ट बंगाल क्यों नहीं लिया? ये भी एक प्रश्न हो सकता है। बंगाल को सीधा अपने में मर्ज कर लेते। द्वैध शासन क्यों लगाया? एक ही शासन लगाते सीधा बंगाल का, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग। तो उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि भाई हमने रेवेन्यू राइट तो ले लिए मुगल बादशाह से, मगर अब वहाँ टैक्स देने में भारत के जो किसान हैं उनसे अगर हम टैक्स वसूलने जाएंगे। अच्छा, उन्होंने रेवेन्यू राइट तो लिया पर उन्होंने टैक्स खुद नहीं वसूला, उन्होंने टैक्स वसूलने के लिए भारतीयों को ही ठेकेदारी दे दी। ठीक है, जैसे उन्होंने दीवानी काम के लिए
मोहम्मद रजा खान को रखा कि भैया आप बंगाल से टैक्स वसूलो, मोहम्मद रजा खान से, और सिताब राय को बोला कि आप बिहार से टैक्स वसूलो। और इन्होंने अपने नीचे कई सारे भारतीय लोगों को उतार दिया टैक्स वसूलने के लिए। तो उनको पता था कि अगर हम डायरेक्ट टैक्स लेने जाएंगे तो जनता हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगी, पहली बात। तो दूसरी बात, जनता विद्रोह करेगी और यूरोपियन जो दूसरी कंपनी है, डच, फ्रेंच, ये हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे और हो सकता है कि वो जो है भारतीयों का सपोर्ट कर दें, तो हमारे खिलाफ विद्रोह खड़ा हो जाएगा। तीसरी बात, उनको ये भी पता थी कि दूसरी भारतीय ताकतें हैं, मैसूर है और जो हमारे मराठे हैं, ये इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे कि बंगाल में अंग्रेजी सरकार सत्ता में बैठ जाए। तो प्रशासन हम अपने हाथ में ले नहीं सकते पूरा। चौथी बात, ये भी एक कारण था कि अंग्रेज जो थे ना, वो बेचारे आए थे व्यापार करने के लिए, तो उनके पास इतना अच्छे भले कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं थे जो व्यापार के कामों को देखने के साथ साथ रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लें। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखने लगेंगे तो क्या होगा कि उनको लोगों से परिचित होना पड़ेगा, और लोगों का, इंडियन लोगों से लैंग्वेज में, उनके कल्चर से वो लोग परिचित ही नहीं थे, तो विद्रोह तो होता ही होता। उन्होंने कहा यार डायरेक्ट अभी एडमिनिस्ट्रेशन मत लो अपने हाथ में, हम क्या करो, ठेकेदारी पे दे दो एडमिनिस्ट्रेशन। तो बंगाल में उन्होंने क्या किया कि नवाब को बोला कि तुम प्रशासन संभालो, टैक्स हम वसूलेंगे, और उन्होंने भी खुद टैक्स नहीं वसूला, उन्होंने टैक्स वसूलने के लिए भारतीयों को ही ठेकेदारी दे दी। तो इस तरह से क्या हुआ कि बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हुआ। अब यार ये जो द्वैत शासन था ना, इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। क्या परिणाम हुआ? जैसे सबसे पहले कि बंगाल में ना प्रशासनिक अराजकता पैदा हो गई। प्रशासनिक अराजकता, अराजकता का क्या मतलब होता है बेटा? मतलब पूरी तरह से अव्यवस्था। क्यों अव्यवस्था हो गई? क्योंकि प्रशासन कौन संभालता था? नवाब। नवाब प्रशासन संभाल रहा है, मगर उसके पास राजस्व नहीं है, पैसा नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार नहीं है। तो जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं, चोर, डकैत, लुटेरे, ये सब बहुत बढ़ गए। उनको दबाने के लिए आपको चाहिए अच्छी सेना, और सेना के लिए चाहिए पैसा। पैसा अंग्रेज पोटली बांध बांध के लेके जा रहे हैं। तो बेचारा वहाँ बंगाल में क्या हुआ, अराजकता का बहुत बड़ा माहौल बन गया, और प्रशासन की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब पर थी, लेकिन राजस्व नहीं था, तो उससे उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई। कंपनी के कर्मचारियों को कोई रोक टोक नहीं थी, तो कंपनी के कर्मचारियों को जब रोक टोक नहीं थी तो वो क्या करते थे कि भारतीयों पर अत्याचार करते थे। बहुत भ्रष्ट हो गए थे कंपनी के अधिकारी। कंपनी का जब निजामत का काम उपदीवानों को सौंप दिया तो कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई। द्वैत शासन के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान कृषि को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कृषि में राजस्व वसूली का काम आपने ठेकेदारी पर दे दिया। उनको कहा भाई आप किसानों से टैक्स वसूलो, हमको इतना चाहिए साल भर में। तो अब तुमने क्या किया कि वो जो टैक्स वसूलने का काम दिया, तो वो जो जिनको सौंपा वो लोग अपनी मनमर्जी से टैक्स वसूलने लगे। जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम ये रहा कि सन 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। दूसरा एक नुकसान हुआ बेटा, वो हुआ किस पर? वो हुआ हमारे खास तौर पे बंगाल में एक व्यवस्था होती है, मतलब जो हमारे वाणिज्य माने ट्रेड। बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को, है ना, फ्री ट्रेड उनको मिल गया। पहले भी उनका व्यापार पर एकाधिकार था। अब क्या हुआ कि जो पहले तो कम से कम नवाब भारतीयों का सपोर्ट तो करता था, जैसे मीर कासिम ने किया। अब क्या हुआ कि व्यापार सिर्फ अंग्रेज करेंगे, तो अंग्रेज लोग भारत के व्यापारियों से मन माफिक पैसा देकर के चीज़ खरीदने लगे। दूसरी बात, अंग्रेजों ने क्या किया कि रेशम भारत में, बंगाल में होता था, तो जो कच्चा रेशम था उस कच्चे रेशम को प्रमोट तो किया कि और उगाओ, ताकि उस रेशम से हम क्या करेंगे, इंग्लैंड पे इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल करेंगे। मगर भारतीय जो कारीगर थे, पहले क्या थी, विदेशी कंपनियां और भी कई सारी थी, फ्रांसीसी भी थी, डच भी थे। अब वो आपने पढ़ा था हमने कि उसमें सिराजुद्दौला के युद्ध के हार के बाद में वहाँ से फ्रांसीसियों को पूरी तरह से बाहर कर खदेड़ दिया था। तो ये हुआ कि जो विदेशी कंपनियां थी वो व्यापारियों को ज़्यादा पैसा देती थी। अब व्यापारी अकेले रह गए अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वो जो हस्तशिल्प उद्योग था, है ना, जो हाथों से बनाते थे, कारीगर होते थे, रेशम के कपड़े और रेशम की चीज़ें, बुनकर,
उनको अपनी मनमर्जी से उनको पैसा दिया और उनको अपने साथ जोड़ा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसको बोलते थे ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या होती थी कि अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जो कारीगर होते थे, हस्तशिल्प उद्योग वाले, जो सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे या दूसरे जो भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट चीज बनाते थे, उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे और ददनी प्रथा में उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आप ये चीज़ डेवलप करो। तो इतिहासकार बताते कि कई सारे कारीगरों ने अपने अंगूठे तक काट लिए इस ददनी प्रथा से बचने के लिए। तो ये एक दुष्परिणाम रहा बंगाल में द्वैध शासन का। अब क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारी भी एक तरीके से हम देखें तो बहुत करप्ट हो गए और कंपनी ने भू राजस्व तो वसूला मगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिससे बंगाल में गरीबी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बंगाल में गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि जब अकाल पड़ा और जब लोगों को आर्थिक ज़रूरत थी पैसे की, तब लोग बेचारे भूखमरी से मर गए। ददनी प्रथा ने एक पहले क्या होता था कि देसी व्यापारी शिल्पियों को बहुत पहले से अग्रिम धनराशि देते थे, मैंने बताया, मगर अब व्यापारियों ने, अंग्रेजों ने ये सब बंद कर दिया तो बेचारे फंस गए। वो बंगाल पर एक तरफ ब्रिटेन से की तरफ बहुत ज़्यादा धन का प्रवाह सुनिश्चित हुआ। इस वजह से द्वैध शासन की वजह से जो है, अगर हम देखें तो बंगाली समाज में एक अराजकता पैदा हो गई और यही अराजकता जब बढ़ी तो जब बाद में बंगाल में एक नया गवर्नर आया वॉरेन हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, उसने कहा कि जब गवर्नर बनकर आया तो उसने कहा कि यार जो राजनीतिक एक जो नया उसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था क्लाइव ने, ये बेसिकली फेल रहा। तो क्लाइव के इस द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में आकर सबसे पहले ख़त्म किया। हेस्टिंग ने बंगाल में खुद का शासन प्रशासन लागू करना शुरू कर दिया और उसने नवाब को दी जाने वाली जो रकम थी 26 लाख रुपया, वो भी बंद कर दी, उसको कम कर दिया, 15 लाख या 16 लाख रुपए कर दिया। शाह आलम द्वितीय से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले छीन लिए और उसको वापस से किसको दे दिया, अवध को दे दिया। यानी अगर हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्लाइव के बनाए गए कई सारे प्रयोगों को फेल कर दिया, लाए गए सुधारों को विफल कर दिया। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग को हम एक अच्छा गवर्नर जनरल मानते हैं क्योंकि उसने कई सारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बंगाल में स्थापित किया था। तो जो द्वैध शासन था, इस पर एक प्रश्न बनेगा कि द्वैध शासन के कारण क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या रहे। तो ये एक द्वैध शासन पर छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा और इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बंगाल की कहानी खत्म हुई। अब हमें आगे बढ़ना है। अंग्रेजों ने बंगाल इस तरह से पूरे भारत को जीता, अंग्रेजों ने पहले बंगाल जीता, मैसूर, मराठा, सिख, इन सब टेरिटरीज को जीत करके एक लगभग 1750 तक आते आते 1850 तक आते आते लगभग हिंदुस्तान के 2/3 हिस्से पर आधिपत्य जमा लिया था। कैसे जमाया ये आपने पढ़ा। अब अंग्रेजों ने भारत में जब आए तो उनकी नीतियां क्या थी, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि यार ये उपनिवेशवाद क्या होता है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, क्यों नरेंद्र मोदी जी को लाल किले की प्राचीर से 2022 में ये बोलना पड़ा कि हमें उपनिवेशवाद के सारे जो अभी भी जो चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, उनको उतार फेंकना है। तो ये क्या है उपनिवेशवाद के चिन्ह, क्यों हैं, इस पर हम अब बात करेंगे। कॉलोनाइजेशन क्या होता है। तो अगली क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है भैया, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको आधुनिक भारत पढ़ने में ज़रूर मज़ा आएगा, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।